दिल्ली की गर्मी अपने चरम पर थी जब अमन अपने एयर कंडीशन वाले ऑफिस में बैठकर अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा था। अमन 30 साल का था और पिछले 8 साल से वह एक बड़ी इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम मैनेजर के पद पर काम कर रहा था। उसका काम था लोगों के मेडिकल इंश्योरेंस के क्लेम को चेक करना और यह तय करना कि किसको पैसा मिलना चाहिए और किसको नहीं। अमन इस काम में बहुत माहिर था। उसकी कंपनी में उसे सबसे स्ट्रिक्ट क्लेम मैनेजर माना जाता था क्योंकि वह हर छोटी छोटी डिटेल को चेक करता था और अगर कोई भी कागजात में थोड़ी सी भी गलती होती तो वह क्लेम रिजेक्ट कर देता था। कंपनी के मालिकों को यह बहुत पसंद था क्योंकि इससे उनके पैसे बचते थे, लेकिन जिन लोगों के क्लेम रिजेक्ट होते थे उनके लिए यह बहुत बड़ी मुसीबत होती थी। उस दिन शाम के 5 बज रहे थे। अमन अपनी टेबल पर बैठा हुआ एक फाइल देख रहा था। फाइल में एक टैक्सी ड्राइवर का केस था। इसका नाम था रमेश कुमार। रमेश को एक एक्सीडेंट में बहुत चोटें आई थी और उसे तुरंत ऑपरेशन की जरूरत थी। रमेश ने अमन की कंपनी से 3 लाख रुपए की मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई थी। उसकी बीवी ने हॉस्पिटल में क्लेम के लिए सारे कागजात जमा किए थे, लेकिन अमन ने उन कागजातों को बहुत ध्यान से चेक किया और उसे एक छोटी सी गलती मिल गई। रमेश ने फॉर्म भरते समय एक जगह अपना पुराना मोबाइल नंबर लिख दिया था जो अब बंद हो चुका था। सिर्फ इस एक छोटी सी गलती की वजह से अमन ने पूरा क्लेम रिजेक्ट कर दिया। अमन को यह सोचकर संतोष हो रहा था कि उसने कंपनी के 3 लाख रुपए बचा लिए। उसने फाइल पर एक बड़ा सा लाल निशान लगाया जिस पर लिखा था क्लेम रिजेक्टेड और फाइल को अलमारी में रख दिया। ठीक उसी समय उसका फोन बजा। फोन उठाया तो दूसरी तरफ से एक औरत की रोती हुई आवाज आई। वो औरत बोली, सर मैं रमेश कुमार की पत्नी बोल रही हूं, प्लीज सर हमारा क्लेम पास कर दीजिए। मेरे पति को बहुत तकलीफ है, उन्हें तुरंत ऑन ऑपरेशन की जरूरत है। अगर ऑन ऑपरेशन नहीं हुआ तो वे मर जाएंगे। सर प्लीज। अमन ने ठंडी आवाज में कहा, देखिए मैडम, आपके फॉर्म में गलती है, मोबाइल नंबर गलत है, यह हमारी पॉलिसी के खिलाफ है, इसलिए आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया है। औरत ने रोते हुए कहा, सर वो पुराना नंबर था, मैंने नया नंबर भी तो दिया है। ये तो बहुत छोटी सी गलती है सर, प्लीज सर मेरे पति की जान बचा लीजिए। अमन ने कहा, सॉरी मैडम, रूल्स तो रूल्स होते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। और उसने फोन काट दिया। अमन ने अपना बैग उठाया और ऑफिस से निकलने लगा। उसे घर जाना था। उसकी पत्नी प्रिया और 8 साल का बेटा आयुष उसका इंतजार कर रहे होंगे। जब वह बिल्डिंग से बाहर निकला तो उसे अपनी कार की तरफ जाते हुए एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई कराह रहा हो। उसने इधर उधर देखा लेकिन कोई नहीं था। उसने सोचा शायद उसने गलत सुना होगा। वह अपनी कार में बैठा और घर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसे बार बार लग रहा था जैसे कोई उसे पीछे से देख रहा है। उसने रियर व्यू मिरर में देखा लेकिन पीछे कोई नहीं था, सिर्फ दूसरी कारें और बाइक थीं। अमन ने सोचा शायद वह थकान की वजह से ऐसा महसूस कर रहा है। आज बहुत काम था और वह थक गया था। घर पहुंचकर अमन ने दरवाजा खोला। अंदर प्रिया किचन में खाना बना रही थी और आयुष अपने कमरे में होमवर्क कर रहा था। अमन ने फ्रेश होकर डिनर किया और फिर सोने चला गया, लेकिन रात को उसकी नींद खराब थी। उसे बार बार सपने आ रहे थे, अजीब अजीब सपने। उसने सपने में देखा कि एक आदमी सड़क पर पड़ा है और उसके शरीर से खून बह रहा है। वह आदमी अमन को देख रहा है और कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही है। अमन उस आदमी के पास जाना चाहता है, लेकिन उसके पैर नहीं हिल रहे। फिर अचानक वह आदमी उठ खड़ा होता है। उसकी आंखें लाल हैं और वह अमन की तरफ बढ़ने लगता है। अमन चीखता है और नींद से जाग जाता है। उसके शरीर से पसीना बह रहा है। प्रिया ने पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक हो? अमन ने कहा, हाँ बस बुरा सपना देखा। अगले दिन सुबह अमन ऑफिस गया। पूरे दिन वह नॉर्मल काम करता रहा। शाम को जब वह घर आने के लिए निकला तो उसने देखा कि पार्किंग में उसकी कार के पास एक लिफाफा पड़ा हुआ था। उसने लिफाफा उठाया, उस पर कुछ नहीं लिखा था। उसने लिफाफा खोला और अंदर से एक फोटो निकली। फोटो देखकर अमन के होश उड़ गए। फोटो में रमेश कुमार था, वही टैक्सी ड्राइवर जिसका क्लेम अमन ने रिजेक्ट किया था, लेकिन फोटो किसी हॉस्पिटल की थी।
रमेश एक बेड पर लेटा हुआ था और उसके शरीर पर बहुत सारी पट्टियां थी। फोटो के नीचे काले मार्कर से लिखा था, तुमने मुझे मार दिया, अब मैं तुम्हें मारूंगा। अमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। उसने सोचा शायद रमेश की पत्नी ने यह फोटो भेजी होगी उसे डराने के लिए। उसने फोटो फाड़ दी और कार में बैठ गया। लेकिन घर पहुंचकर अमन को चैन नहीं मिला। उसका मन बेचैन था। उसे बार बार वह फोटो याद आ रही थी। रात को फिर से वही सपना आया। रमेश सड़क पर पड़ा है और अमन को देख रहा है। लेकिन इस बार रमेश की आंखों में सिर्फ दर्द नहीं था, गुस्सा भी था, बहुत सारा गुस्सा। अमन की नींद फिर से खराब हो गई। अगले 3 दिन यही सिलसिला चलता रहा। हर रोज अमन को कहीं ना कहीं रमेश से जुड़ी कोई चीज मिलती। कभी उसकी कार पर एक नोट होता जिस पर लिखा होता, मैं आ रहा हूं। कभी उसके ऑफिस की डेस्क पर एक खून से लिखा हुआ मैसेज होता, तुम्हारा वक्त आ गया है। अमन घबरा गया था, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया, न प्रिया को, न अपने किसी दोस्त को। 5वें दिन शाम को अमन ऑफिस से निकल रहा था, तभी उसका फोन बजा। नंबर अनजान था। उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज आई। आवाज बहुत धीमी और डरावनी थी। आवाज ने कहा, अमन, तुमने मुझे मरने दिया, अब मैं तुम्हें मरने दूंगा। अमन ने घबराकर पूछा, तुम कौन हो? आवाज ने कहा, मैं रमेश हूं, वही रमेश जिसका क्लेम तुमने रिजेक्ट किया था। मैं मर गया अमन। ऑपरेशन नहीं हो पाया क्योंकि मेरी बीवी के पास पैसे नहीं थे। तुमने मेरा क्लेम रिजेक्ट कर दिया, तुमने मुझे मार डाला। अमन ने कहा, यह कोई मजाक है, तुम कौन हो? रमेश नहीं हो सकते, रमेश मर गया। आवाज ने कहा, हां मैं मर गया हूं, लेकिन मैं वापस आ गया हूं तुम्हें सजा देने। और फिर फोन कट गया। अमन के हाथ कांप रहे थे। उसने तुरंत कार स्टार्ट की और घर की तरफ भागा। घर पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया और अंदर से लॉक लगा दिया। प्रिया ने देखा कि अमन बहुत परेशान लग रहा है। उसने पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? अमन ने कहा, हां मैं ठीक हूं, बस थोड़ा सिर दर्द है। उस रात अमन को फिर से नींद नहीं आई। वह सोफे पर बैठा रहा पूरी रात। सुबह होते ही उसने अपने एक दोस्त को फोन किया जो पुलिस में इंस्पेक्टर था। उसका नाम था विक्रम। अमन ने विक्रम को सब कुछ बताया। विक्रम ने कहा, यार तू घबरा मत, शायद किसी ने तुझे परेशान करने के लिए यह सब किया है, मैं पता लगाता हूं। विक्रम ने पता लगाया और 2 दिन बाद अमन को फोन किया। उसने कहा, यार तूने जो बताया था वह सच है, रमेश कुमार सच में मर गया। 5 दिन पहले ऑपरेशन नहीं हो पाया और वह मर गया। अमन को लगा जैसे उसके सिर पर बिजली गिर गई। अगर रमेश मर गया तो फिर उसे फोन किसने किया? कौन उसे परेशान कर रहा था? विक्रम ने कहा, और सुन यार, रमेश की बीवी और 2 बच्चे थे। रमेश के मरने के बाद उसकी बीवी बहुत टूट गई। उसने कर्ज लिया था रमेश का इलाज करवाने के लिए, लेकिन रमेश मर गया और कर्ज चुकाने के पैसे नहीं थे। 3 दिन पहले उसकी बीवी ने दोनों बच्चों को जहर दे दिया और खुद भी जहर खा लिया। तीनों मर गए। अमन को लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई। उसकी वजह से 4 लोग मर गए। एक पूरा परिवार खत्म हो गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक छोटी सी गलती को बहाना बनाकर क्लेम रिजेक्ट कर दिया था। अमन को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन अब जो हो गया था वह वापस नहीं हो सकता था। अमन ने सोचा कि वह इस बारे में भूल जाएगा और आगे बढ़ जाएगा, लेकिन रमेश की आत्मा को कुछ और ही मंजूर था। उस रात अमन घर पर सो रहा था। रात के ठीक 3 बजे उसकी नींद खुली। कमरे में बहुत ठंड थी, ऐसी तो बंद था, फिर इतनी ठंड क्यों? अमन ने इधर उधर देखा और फिर उसने कमरे के कोने में कुछ देखा। एक परछाई, एक आदमी की परछाई। अमन ने लाइट ऑन की। कोने में एक आदमी खड़ा था। वह आदमी रमेश था, लेकिन वह जिंदा नहीं था। उसका चेहरा पीला था, आंखें धंसी हुई थी और उसके कपड़ों पर खून के धब्बे थे। अमन चीखना चाहता था, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकली। रमेश धीरे धीरे अमन की तरफ बढ़ने लगा। अमन पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर नहीं हिल रहे थे। रमेश बिल्कुल पास आ गया, इतना पास कि अमन उसकी सांस महसूस कर सकता था, लेकिन उसकी सांस गर्म नहीं थी, बिल्कुल ठंडी थी, जैसे बर्फ हो। रमेश ने अपना हाथ अमन के कंधे पर रखा। उसका हाथ बहुत ठंडा था। रमेश ने कहा, तुमने मुझे मारा अमन, तुमने मेरी बीवी और मेरे बच्चों को मारा, अब मैं तुम्हें सजा दूंगा। अमन ने हिम्मत करके कहा,
मैंने तुम्हें न मारा, मैंने तो सिर्फ अपना काम किया, रूल्स फॉलो किए। रमेश ने कहा, रूल्स? तुम्हारे रूल्स की वजह से मैं मर गया, मेरा परिवार बर्बाद हो गया। क्या तुम्हारे रूल्स इंसानियत से बड़े हैं? तुम एक इंसान से पहले एक मशीन हो अमन, और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि दर्द क्या होता है। यह कहकर रमेश गायब हो गया। लाइट चली गई और अमन अंधेरे में अकेला रह गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने प्रिया को जगाने की कोशिश की, लेकिन प्रिया गहरी नींद में सो रही थी, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। अगली सुबह अमन ने विक्रम को फिर से फोन किया। उसने बताया कि उसने रमेश को देखा। विक्रम ने कहा, यार तू बहुत स्ट्रेस में है, शायद तुझे हेलुसिनेशन हो रहा है, तू किसी अच्छे डॉक्टर से मिल। अमन ने कहा, नहीं विक्रम, यह हेलुसिनेशन नहीं है, मैंने सच में उसे देखा। विक्रम ने कहा, ठीक है यार, तू एक काम कर, किसी पंडित या मौलवी से मिल, शायद वो कुछ कर सके। अमन ने हां कहा। उसी दिन शाम को अमन एक पंडित जी के पास गया। पंडित जी बहुत बूढ़े थे और उनके बारे में कहा जाता था कि वे भूत प्रेत के मामलों में माहिर हैं। अमन ने पंडित जी को सब कुछ बताया। पंडित जी ने कहा, बेटा तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, एक इंसान की जान तुम्हारे हाथों से गई है, अब उसकी आत्मा तुमसे बदला लेना चाहती है। अमन ने पूछा, मैं क्या करूं पंडित जी? पंडित जी ने कहा, तुम्हें उस आत्मा को शांति देनी होगी, उसके परिवार के लिए कुछ करना होगा। लेकिन परिवार तो मर गया है, अमन ने कहा। पंडित जी ने कहा, तो फिर तुम्हें रमेश के लिए कुछ करना होगा, उसके नाम पर कोई अच्छा काम करना होगा, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। अमन ने सोचा और फिर उसे एक आइडिया आया। उसने अपनी जेब से पैसे निकाले, एक बड़ी रकम उसने पंडित जी को दी और कहा, पंडित जी आप रमेश के नाम पर एक बड़ा भंडारा करवा दीजिए, गरीबों को खाना खिलाइए और मंदिर में दान दीजिए। पंडित जी ने हाँ कहा। अगले दिन पंडित जी ने एक बड़ा भंडारा करवाया, सैकड़ों गरीब लोगों को खाना खिलाया गया, मंदिर में दान दिया गया। अमन को लगा कि शायद अब रमेश की आत्मा शांत हो जाएगी, लेकिन वह गलत था। उस रात फिर से रमेश अमन के सामने आया। इस बार वह और भी ज्यादा गुस्से में था। उसने कहा, तुम सोचते हो कि कुछ पैसे फेंक देने से मेरी आत्मा शांत हो जाएगी? मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए अमन, मुझे न्याय चाहिए। अमन ने कहा, क्या न्याय? मैं क्या करूं? रमेश ने कहा, तुम्हें वही दर्द महसूस करना होगा जो मैंने महसूस किया, तुम्हें वही खोना होगा जो मैंने खोया, तब जाकर मुझे शांति मिलेगी। अगले दिन से अमन की जिंदगी में अजीब अजीब चीजें होने लगी। पहले उसकी नौकरी चली गई, कंपनी ने उसे बिना कोई कारण बताए निकाल दिया। फिर उसके बैंक अकाउंट से सारे पैसे गायब हो गए, किसी ने हैक कर लिया था। फिर उसकी कार एक्सीडेंट में टूट गई। हर दिन कुछ ना कुछ बुरा हो रहा था। प्रिया बहुत परेशान थी। उसने पूछा, अमन क्या हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है? अमन ने प्रिया को सब कुछ बता दिया, रमेश के बारे में, उसकी आत्मा के बारे में, सब कुछ। प्रिया पहले तो डर गई, फिर उसने कहा, हमें कहीं और शिफ्ट हो जाना चाहिए, दूसरे शहर में, शायद वहां रमेश की आत्मा हमें परेशान नहीं करेगी। अमन ने हाँ कहा। उन्होंने तुरंत सामान पैक किया और मुंबई जाने की तैयारी करने लगे। लेकिन जाने से एक रात पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने अमन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। रात को अमन सो रहा था। अचानक उसे आयुष के रोने की आवाज सुनाई दी। वह उठा और आयुष के कमरे में गया। कमरा खाली था, आयुष वहां नहीं था। अमन घबरा गया। उसने पूरे घर में ढूंढा, आयुष कहीं नहीं था। तभी उसका फोन बजा। नंबर अनजान था। उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ से रमेश की आवाज आई। उसने कहा, तुम्हारा बेटा मेरे पास है अमन, अगर उसे जिंदा देखना चाहते हो तो मेरी बात मानो। अमन चीखा, कहां है मेरा बेटा, उसे छोड़ दो। रमेश ने कहा, तुम्हें एक काम करना होगा। अमन ने कहा, कोई भी काम, बस मेरे बेटे को वापस दे दो। रमेश ने कहा, तुम्हारे घर में एक अलमारी है, उस अलमारी में तुम्हारी सारी फाइलें हैं। उन फाइलों में बहुत सारे लोगों के क्लेम हैं जिन्हें तुमने रिजेक्ट किया। तुम्हें उन सब लोगों के घर जाना होगा, उनसे माफी मांगनी होगी और उन्हें पैसे देने होंगे। जितने पैसे उनका क्लेम था उतने पैसे। अगर तुमने यह किया तो मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ दूंगा। अमन ने कहा, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं।
रमेश ने कहा, तो फिर तुम्हारा बेटा मर जाएगा, वैसे ही जैसे मेरे बच्चे मरे। और फोन कट गया। अमन रो पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। प्रिया भी रो रही थी। उन्होंने पुलिस को फोन किया। विक्रम आया, लेकिन उसे भी कुछ समझ नहीं आया। यह तो कोई नॉर्मल किडनैपिंग नहीं थी, यह कुछ और ही था। अमन ने फैसला किया कि वह रमेश की बात मानेगा। उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी, अपना घर भी। उसे जो भी पैसे मिले उसने सारे पैसे लिए और एक एक करके उन सब लोगों के घर गया जिनका क्लेम उसने रिजेक्ट किया था। कुछ लोग जिंदा थे, कुछ मर चुके थे। जो जिंदा थे उनसे उसने माफी मांगी और उन्हें पैसे दिए। जो मर चुके थे उनके परिवार को पैसे दिए। यह सब करने में उसे 2 महीने लग गए। 2 महीने तक आयुष गायब रहा। पुलिस ढूंढती रही, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अमन और प्रिया बहुत टूट गए थे, लेकिन अमन को उम्मीद थी कि जब वह सब काम खत्म कर लेगा तो रमेश आयुष को वापस कर देगा। आखिरकार वह दिन आ गया जब अमन ने आखिरी क्लेम का पैसा भी दे दिया। अब उसके पास एक भी पैसा नहीं बचा था। वह बिल्कुल कंगाल हो गया था। उस रात उसे फिर से रमेश का फोन आया। रमेश ने कहा, तुमने अच्छा काम किया अमन, अब मैं तुम्हारे बेटे को वापस कर दूंगा। देखो अपने घर के बाहर। अमन घर के बाहर भागा। वहां आयुष खड़ा था, बिल्कुल सही सलामत। अमन ने आयुष को गले लगा लिया। वह रो रहा था। प्रिया भी रो रही थी। आयुष को कुछ याद नहीं था कि पिछले 2 महीने उसके साथ क्या हुआ। अमन ने सोचा कि अब सब ठीक हो जाएगा, रमेश की आत्मा शांत हो गई होगी। लेकिन अगले दिन सुबह जब अमन उठा तो उसने देखा कि प्रिया नहीं उठी। उसने प्रिया को हिलाया। प्रिया की सांस नहीं चल रही थी। वह मर चुकी थी। डॉक्टरों ने कहा कि हार्ट अटैक आया था, लेकिन अमन जानता था कि यह रमेश का काम था। रमेश ने कहा था कि उसे वही दर्द महसूस करना होगा जो रमेश ने महसूस किया। रमेश ने अपनी बीवी खोई थी, अब अमन ने भी अपनी बीवी खो दी। अमन टूट गया। उसकी सारी दुनिया उजड़ गई। उसके पास ना पैसा था, ना घर था, और अब उसकी बीवी भी चली गई। सिर्फ आयुष बचा था। अमन ने सोचा कि अब वह सिर्फ आयुष के लिए जिएगा। वह एक अच्छा पिता बनेगा। 3 साल बीत गए। अमन ने छोटी छोटी नौकरियां की, मजदूरी की, किसी तरह आयुष को पाला। आयुष अब 11 साल का हो गया था। अमन ने उसे अच्छी शिक्षा दिलवाने की कोशिश की। एक दिन अमन को एक जॉब मिली, एक छोटी सी इंश्योरेंस कंपनी में। वह बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि अब उसकी किस्मत बदल रही है। पहले दिन जब वह ऑफिस गया तो उसे उसकी टेबल पर एक फाइल मिली। फाइल खोली तो उसमें एक क्लेम था। क्लेम किसी राजेश शर्मा का था। राजेश को कैंसर हो गया था और उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी। अमन ने फाइल को ध्यान से पढ़ा। सब कुछ सही था, कोई गलती नहीं थी। अमन ने क्लेम अप्रूव कर दिया। उसने सोचा कि अब वह कभी किसी का क्लेम गलत वजहों से रिजेक्ट नहीं करेगा। शाम को जब अमन घर आया तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसे लगा कि उसने सही काम किया। आयुष स्कूल से आया और खुशी खुशी अमन को बताने लगा कि उसके स्कूल में क्या हुआ। अमन भी खुश था, लेकिन रात को फिर से कुछ अजीब हुआ। अमन सो रहा था, तभी उसे ठंड महसूस हुई। उसने आंखें खोली तो देखा कि कमरे के कोने में रमेश खड़ा था। 3 साल बाद। अमन डर गया। उसने पूछा, तुम फिर से क्यों आए? मैंने तो सब कुछ किया जो तुमने कहा। रमेश ने कहा, हाँ तुमने किया, लेकिन क्या तुमने सच में सबक सीखा या तुम फिर से वही गलतियां करोगे? अमन ने कहा, नहीं, मैं कभी नहीं करूंगा, मैं बदल गया हूं। रमेश ने कहा, हम देखेंगे, और वह गायब हो गया। अमन को समझ आ गया कि रमेश की आत्मा उसे हमेशा देखती रहेगी, हमेशा परखती रहेगी, और अगर अमन ने फिर से कोई गलती की तो रमेश वापस आएगा। 10 साल और बीत गए। अमन ने हमेशा ईमानदारी से काम किया। उसने कभी किसी का क्लेम गलत तरीके से रिजेक्ट नहीं किया। आयुष बड़ा हो गया और कॉलेज में पढ़ने लगा। अमन की जिंदगी शांत थी, लेकिन हर रात जब वह सोता था तो उसे लगता था कि कोई उसे देख रहा है। रमेश की आत्मा उसे देख रही थी, हमेशा, और अमन जानता था कि यह हमेशा ऐसे ही रहेगा। उसे अपने पापों की सजा हमेशा भुगतनी पड़ेगी। कर्म का हिसाब कभी खत्म नहीं होता। यह उसने सीखा था, बहुत बड़ी कीमत चुकाकर।